Hello student, today we learn chapter 3 electrochemistry. आज हम अध्याय 3 विद्युत रसायन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? Electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. यानी कि electrochemistry is the study of production of electricity. The subject is of importance both for theoretical and practical consideration. A large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, fluorine, and many other chemicals are produced by electrochemical methods. विद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग का अध्ययन है। यह विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही विचारों से उपयोगी है। बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और अन्य बहुत सारे रसायन विद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हमें पता है, जैसे कि बैटरियाँ, ईंधन सेल आदि में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और विभिन्न उपकरणों को एवं उनकी युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा तथा अल्प प्रदूषक होती है, अतः विद्युत रसायन का अध्ययन कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है विद्युत रसायन का। अब हमारे सामने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हाट इज़ रिड्यूस्ड एंड व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, Zn सॉलिड है, प्लस 2H प्लस 1 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस H2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इसमें, तो Zn जिंक का क्या दिया हुआ है, 0, हाइड्रोजन का प्लस 1, Zn प्लस 2 है तो वैलेंसी उसके ऊपर प्लस 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, प्लस 2। H2 का क्या है, 0। तो व्हाट इज़ रिड्यूस्ड इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि यहाँ जो रिड्यूस होता है, जिसका यहाँ पे अपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, जो स्वयं अपचयित होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए H ऑक्सीडाइजेज Zn बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड, यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे हो रहा है ऑक्सीकरण, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो जिंक से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजेज जिंक, जिंक को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे कर रहा है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। तो कैसे किया उसने, इलेक्ट्रॉन को ले करके। व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हुआ, जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो स्वयं का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो स्वयं का क्या करता है, रिडक्शन। तो Zn रिड्यूसेस, तो यहाँ पे Zn क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, रिड्यूसेस, Zn रिड्यूसेस H, वो किसको रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन को। कैसे कर रहा है, बाय गिविंग इट इलेक्ट्रॉन्स। तो Zn यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और ऊपर हाइड्रोजन Zn को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो Zn को वो क्या कर रहा है, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। तो हाइड्रोजन से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, और यहाँ पे Zn रिड्यूस्ड हो रहा है, वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज जब होता है
कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, डोनेट करता है। और रिडक्शन कब होता है? जब वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तब होता है। तो इस रिएक्शन को हम अच्छे से समझ पाए हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। अब हमारे सामने है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसका एक चित्र हमारे सामने है। तो सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड डेनियल सेल। तो डेनियल सेल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, जिसका अध्ययन हम पूर्व क्लासेस में कर चुके हैं। दिस सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेट ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे इस सेल में क्या होता है? कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल। एंड हैज़ एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट when concentration of Zn+2 and Cu+2 ion is unity 1 mole decimeter cube. Such a device is called a galvanic or voltaic cell. तो इस सेल को दूसरा नाम क्या होता है? ये इसमें 1.1 वोल्ट होता है इसका पोटेंशियल, साथ ही इसमें Zn+2 और Cu+2 आयन होते हैं और उनका जो मात्रा होती है वो होती है 1 मोल डेसीमीटर क्यूब। इस उपकरण को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इफ़ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, जो चित्र में हमको दिया है उसमें देखिए अब कि यदि गैल्वेनिक सेल में अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है एंड इंक्रीज स्लोली, वी फाइंड दैट द रिएक्शन continue to take place till the opposing voltage reaches the value 1.1 volt. When the reaction stops altogether and no current flows through the cell. अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि हम अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं गैल्वेनिक सेल पे, तो पहले तो क्या होता है? वो इंक्रीज्ड स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है। एंड वी फाइंड दैट द रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस टिल द अपोजिंग वोल्टेज रीचेज द वैल्यू 1.1 वोल्ट। तो जो हमने अप्लाई किया है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट के करीब आ जाती है तब वो क्या हो जाता है? द रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन वहाँ पे रुक जाती है। एंड नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, और उसमें कोई सेल में करंट दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एनी फर्दर इंक्रीज इन द एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन स्टार्ट्स द रिएक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यदि हम फिर से एक्सटर्नल कोई पोटेंशियल उस पर लगाते हैं तो रिएक्शन क्या होने लगती है? अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है। इट नाउ फंक्शंस एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस तरह से इसके फंक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक यानी विद्युत अपघटनी सेल जैसे होते हैं। ए डिवाइस फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो वो स्वतः प्रक्रमों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन है Zn+Cu+2 गिव्स Zn+2 + Cu। तो यहाँ पे Zn की रॉड हमको दिखाई दे रही है, चित्र में देखिए आप, ब्लैक कलर की जो दिखाई दे रही है वो है जिंक की रॉड, वो इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दूसरी तरफ कॉपर की रॉड है जो रेड कलर जैसी दिखाई दे रही है, और जिंक की रॉड है वो जिंक के सॉल्यूशन में रखी हुई है, और कॉपर की रॉड कॉपर के सॉल्यूशन में रखी हुई है, और दोनों सेलों के बीच में यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, करंट किधर जा रहा है? जिंक की तरफ से कॉपर की तरफ जा रहा है। तो ये करंट हमें दिखाई दे रहा है एरो के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग सेल दिखाई दे रहे हैं। Zn+2, Zn जो एनोड की तरह कार्य करता है और उसको ZnSO4 के सॉल्यूशन में रखा गया है, और CuSO4 में कॉपर की जो रॉड है वो कैथोड का काम करती है और उसको CuSO4 के सॉल्यूशन में
रखा गया है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक की जो रॉड है उसकी तरफ से कॉपर की छड़ की ओर जाता है, अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। जिंक एनोड से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। तो जिंक की जो एनोड है वहाँ से कॉपर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और कॉपर के ऊपर वहाँ पे परत बढ़ती जाती है, कॉपर यहाँ पे निक्षेपित होने लगता है। दूसरे चित्र में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम Zn रॉड टू कॉपर रॉड, हैंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। तो कॉपर कहाँ पे डिपॉजिट होती है, कॉपर की रॉड पे। दूसरे चित्र में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों अथवा विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे चित्र में कोई प्रवाह नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रासायनिक समीकरण नहीं होती है। वैन E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट होता है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट एंड नो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो फंक्शनिंग ऑफ Daniell cells when external voltage E external opposing the cell potential is applied। तो यहाँ पे जब एक्सटर्नल E बाह्य सेल विभव के विपरीत लगाने पर डेनियल सेल की ये कार्यप्रणाली हम देख चुके हैं। तो गैल्वेनिक सेल्स इन द डिवाइस द गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स reaction is converted into electrical work which may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan, geyser etc। तो इसका जो उपयोग है वो कहाँ होता है, गैल्वेनिक सेल का जो उपयोग है, तो इस डिवाइस में गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, निस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए कन्वर्ट into electrical work which may be used for running a motor। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क में इसको कन्वर्ट किया जाता है, जो कि हमारे लिए अलग मोटर से चलने वाले उपकरण जैसे कि हीटर, पंखा, गीज़र आदि के लिए काम में आती है। Daniell cell discussed earlier is one such cell in which the following redox reactions। तो जब डेनियल सेल होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है जो हम आगे देख चुके हैं, Zn plus Cu plus 2 gives Zn plus 2 plus Cu। दिस रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। इस अभिक्रिया में क्या है, दो अर्ध अभिक्रियाएं दिखाई देती हैं, हुज एडिशन गिव्स द ओवरऑल सेल इक्वेशन। और दोनों को हम यदि योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो पूरी इक्वेशन यानी कि हमें मिलती है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या हो रही है, Cu+2 में से Cu बन रहा है। तो Cu+2 कब बनता है, +2 कब होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। तो Cu+2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग Cu सॉलिड। देन नेक्स्ट रिएक्शन Zn सॉलिड गिव्स Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन Zn प्रोड्यूस Zn+2, व्हेन इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Zn+2। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ शेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ सेल है पहली वाली, और सेकंड वाली होती है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। These reactions occur in two different portions of the Daniell cell। The reduction half reaction occurs on the copper electrode while the oxidation half reaction occurs on the zinc rod। तो ये दोनों जो अर्ध सेल अभिक्रिया है, हाफ सेल रिएक्शन है, वो कहाँ होती है, तो इस डेनियल सेल में हमारा जिंक की जो रॉड होती है वहाँ पर कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, और कॉपर की रॉड पर रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। दिस टू पोर्शंस ऑफ द सेल आर ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल्स और रेडॉक्स कपल्स। तो यहाँ पे ये जो दो अर्ध अभिक्रिया हैं, इसे दोनों अभिक्रियाओं को अर्ध अभिक्रिया या रेडॉक्स युग्म कहते हैं। द कॉपर इलेक्ट्रोड may be called the reduction half cell and zinc electrode the oxidation half cell। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिंक की जो
रॉड होती है, इलेक्ट्रोड जो होता है, उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया होती है। और कॉपर की जो रॉड होती है उसके ऊपर रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया होती है। ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू अ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें इस हाफ सेल बनते कैसे हैं? तो हाफ सेल बनने के लिए यहाँ पे मेटेलिक इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको उनके विद्युत अपघट्य में डुबो के रखा जाता है। द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर थ्रू अ वोल्टमीटर एंड ए स्विच एक्सटर्नली। तो ये जो दो अर्ध सेल होते हैं उनको जोड़ने के लिए मेटेलिक वायर का उपयोग किया जाता है और साथ में वोल्टमीटर और स्विच भी लगाया जाता है। द इलेक्ट्रोलाइट्स of the two half cells are connected internally through a salt bridge। अब ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य होते हैं विलयन, इनको कैसे जोड़ा जाता है? तो इनको जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज का उपयोग किया जाता है, यानी कि लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। समटाइम्स both the electrodes dip in the same electrolyte solution and in such cases we do not require a salt bridge। जब यहाँ पे दो एक ही प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती है। एट ईच इलेक्ट्रोलाइट interface there is a tendency of metal ions from the solution to deposit on the metal electrode trying to make it positively charged। तो यहाँ पे क्या होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो धातु आयन हमारा होता है वो डिपॉजिट होने की टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति रखता है। एट द सेम टाइम metal atoms of the electrode have a tendency to go into the solution as ion and leave behind the electrons at the electrode trying to make it negatively charged। तो नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, मेटल उसी समय मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड के उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूशन में जाए। तो किस फॉर्म में जाएंगे? वो आयन फॉर्म में। एंड लीव इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीव कर देते हैं। किस में करते हैं रिलीव, यानी कि किसको किस में त्यागते हैं? तो इलेक्ट्रोड के ऊपर त्याग देते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं? अपने आप में नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं। चलिए, इसमें एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस एंड डिपॉजिटिंग एंड डिपेंडिंग ऑन द टेंडेंसीज ऑफ द टू अपोजिट reactions the electrode may be positive or negative charge with respect to the solution। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों को रखा जाता है तो वो सेपरेशन ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड करता है? टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिट रिएक्शंस। तो इसमें इलेक्ट्रोड क्या बनता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। A potential difference developed between the electrode and the electrolyte which is called electrode potential। तो जो दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवों में जो अंतर होता है, पोटेंशियल यानी विभव में अंतर होता है, उससे कारण हम क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। When the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then the electrode पोटेंशियल नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन अ हाफ सेल, किसी भी हाफ सेल में उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होंगे वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। चलिए अब इसको देखते हैं हम आगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल।
तो किसी भी सेल में, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच का पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कहते हैं, सेल विभव कहा जाता है। एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट, वो किस में नापा जाता है? वोल्ट में। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनिक सेल में एक एनोड लिया था और एक कैथोड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है उसको हम एनोड कहते हैं, जिस पर रिडक्शन की अभिक्रिया होती है यानी कि अपचयन अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। तो दो इलेक्ट्रोड जो है एनोड एंड कैथोड, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे सेल पोटेंशियल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में कहते हैं EMF ऑफ द सेल। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, it is now an accepted convention that we keep the anode on the left and the कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एनोड लेते हैं और राइट साइड के ऊपर हम कैथोड लेते हैं। वाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल को दर्शाने के लिए जब भी हम दो अर्ध सेल लेते हैं तो एनोड को लेफ़्ट साइड और कैथोड को राइट साइड के ऊपर लिया जाता है। अ गैल्वेनिक सेल इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड को दर्शाने के लिए एक वर्टिकल लाइन का उपयोग किया जाता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट और मेटल के बीच में दिखाई देती है। सॉल्यूशन एंड पुटिंग अ डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो जब हम एनोड पर जो लिया गया है उसके बीच में और कैथोड के बीच में जो भी एलिमेंट होते हैं उनके बीच में डबल लाइन लगाई जाती है। तो डबल लाइन किसको दर्शाती है? सॉल्ट ब्रिज को दर्शाती है। अंडर द convention, the EMF of the cell is positive and is given by the potential of the half cell। तो यहाँ पे जब भी हमारा EMF होता है वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो हाफ सेल ऑन के ऊपर का जो पोटेंशियल है वो EMF दर्शाता है, एंड हाफ सेल ऑन द राइट हैंड साइड माइनस द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड का जो पोटेंशियल है उसको क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। तो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, ई पोटेंशियल इज इक्वल टू ई राइट हैंड माइनस ई लेफ्ट हैंड होगा। तो ये दिखाई दे रहा है हमें, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल and measured in volt, and the potential is the difference between the electrode potential, the cathode and anode, and it is called the cell electromotive force। तो ये क्लियर हो गया है हमारा। और ई सेल कैसे निकलता है? तो ई सेल अंडर दिस convenience, the EMF of the cell is positive and is given by the potential of the half cell ऑफ द राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये दिखाई दे रहा है हमें। दिस इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग सेल्स। अब हम उसको नीचे के सेल से इलस्ट्रेट करके देखते हैं, उदाहरण के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे Cu प्लस Cu सॉलिड प्लस Ag Ag प्लस एक्वेस गिव्स द Cu प्लस 2 एक्वेस प्लस 2 Ag सॉलिड। अब इसमें हाफ सेल कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो हाफ सेल में 2 Ag प्लस। अब Ag प्लस है मतलब क्या है? इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ये लेकर के वापस किस में कन्वर्ट होगा? Ag में। तो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag। एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे Cu सॉलिड gives Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cu प्लस 2, Cu कब बनेगा? Cu में से क्या बन रहा है? Cu प्लस 2। तो Cu प्लस 2 कब बनेगा? जब वो दो इलेक्ट्रॉन
डोनेट करेगा। इट कैन बी सीन दैट द सम ऑफ द अबव रिएक्शंस लीड्स टू ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ ऊपर हमने जो दर्शाई है वो कौन सी रिएक्शन है? ओवरऑल रिएक्शन सेल की है। एंड द सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड एंड द सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो अब यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है हमारा? एनोड एंड सिल्वर एक्ट एज ए कैथोड। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? Cu सॉलिड, फिर एक लाइन बनाई है हमने, उसमें से कन्वर्जन क्या हुआ है? Cu+2। Cu में से क्या बना है? Cu+2 एक्वेस। और दूसरा क्या हुआ है? Ag में से क्या बना है? Ag सॉलिड। तो ये हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। चलिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मेजरमेंट कैसे लेते हैं इसका? द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। तो किसी भी एक सेल का, हाफ सेल का हम मेज़र पोटेंशियल विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वी कैन मेज़र ओनली द डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल दैट गिव्स द ईएमएफ ऑफ द सेल। किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है तो हमें दो सेलों की आवश्यकता होती है, दो अर्ध सेल होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इफ वी arbitrarily choose the potential of one electrode, then that of the other can be determined with respect to this। तो हम यदि किसी एक अर्ध सेल को ऐसा लेते हैं कि जिसका पोटेंशियल ज्ञात होता है, तो उसकी अपेक्षा हम दूसरे अर्ध सेल का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारी सुविधा के लिए हम जो लेते हैं वो कौन सा अर्ध सेल होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो रिप्रेजेंटेड बाय, अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? Pt सॉलिड प्लस Hg2 गैस H एक्वेस इज असाइंड अ जीरो पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? विभव क्या होता है? शून्य माना गया है। एट ऑल टेम्परेचर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन। तो सभी तापों के लिए इसका जो पोटेंशियल है वो शून्य माना गया है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। तो ये रिएक्शन हो गई इसकी हमारी। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। तो यहाँ हम बीच में क्या लेते हैं? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं जो कि प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड रहता है, यानी उसकी परत चढ़ी रहती है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ एसिडिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड को किस में डुबा के रखते हैं? अम्लीय विलयन में डुबा के रखते हैं। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट। और प्योर हाइड्रोजन गैस को इसमें से प्रवाहित करते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड दोनों हाइड्रोजनों के लिए यहाँ पे मेंटेन करके एक समान रखा जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर की बात है वो प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 bar। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करें हम तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन इज 1 मोल। तो यहाँ पे 1 मोल याद रखना है और एक बार प्रेशर को याद रखना है। तो यहाँ देखिए पिक्चर में आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र दर्शाया गया है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SHE कहते हैं। यहाँ पे ऊपर से देखिए H2 गैस प्रवाहित की जाती है कितने प्रेशर के ऊपर? 1 bar के ऊपर। और नीचे जो विलयन दिया गया है उस विलयन में सांद्रण क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 1 मोल HIN वाला सांद्रण होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है ये हमारा क्लियर हो गया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि इसकी अपेक्षा से हम दूसरे किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स रिड्यूस्ड फ्रॉम
is more stable कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में इसमें क्या माना गया है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव 0 माना गया है। सिमिलरली इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव देन हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीसीज। तो यहाँ पर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन गैस मोर स्टेबल होगी। इट कैन बी सीन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट। तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, हाईएस्ट होता है। इन द टेबल इंडिकेटिंग दैट फ्लोरीन गैस F2 हैज़ ए मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड टू फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे हम देखें तो टेबल के माध्यम से हमको दिखाई देता है कि फ्लोरीन गैस जो होती है F2, उसकी जो प्रकृति होती है, टेंडेंसी होती है, वो रिड्यूस्ड होने की, अपचयित होने की होती है। इसीलिए वो फ्लोरीन F- आयन में अपचयित होता है। एंड देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है, प्रबल अपचायक पदार्थ होता है, अपचायक एजेंट होता है। एंड फ्लोरीन आयन इज़ द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जो फ्लोरीन होता है वो दुर्बल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंडिकेटिंग दैट लिथियम आयन इज़ द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सबसे कम होने के कारण हम ये मान सकते हैं कि वह दुर्बल प्रकार का ऑक्सीकारक होता है। वाइल लिथियम मेटल इज़ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इसके बदले में लिथियम प्रबल अपचायक का कार्य करती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो हम जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। And with the decreasing the oxidizing power of the species on the left and increase the reducing power। तो लेफ्ट की तरफ वो डिक्रीज होती है और फिर वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। ऑफ द स्पीसीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन के राइट हैंड साइड पे वो क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगता है। रिड्यूसिंग पावर जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। Electrochemical cells are extensively used for determining the pH of solution। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है इसका उपयोग जो होता है वो pH सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट करने के लिए होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड अदर थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज, एंड फॉर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्यता स्थिरांक और थर्मोडायनेमिक की गुण तथा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में अच्छे से आ गई है कि यहाँ पे जो हमारा टॉप टू बॉटम वी ऑब्जर्व वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, वो इसके मान जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। एंड विद दिस डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, और ये डिक्रीज होने के कारण उनके ऑक्सीकारक जो पावर होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। और इस प्रकार के लिए यदि हम लेफ़्ट में जाएं तो लेफ़्ट में एंड इंक्रीज द रिड्यूसिंग पावर, लेफ़्ट में जाने पर उसका अपचायक जो पावर होता है वो बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है उसकी अपेक्षा यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल को दर्शाया गया है और उनको रिडक्शन पोटेंशियल फॉर मैनी इलेक्ट्रोड्स हैव बीन मेजर्ड एंड टेबुलेटेड। तो यहाँ पे इन सबको हमने क्या किया है, टेबल फॉर्म में सबके पोटेंशियल को दर्शाया है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि सबका पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले F2 का दिया है
F2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F-, तो यहाँ पोटेंशियल है 2.87। फिर मैंगनीज का है MnO4 + 8H + 5 इलेक्ट्रॉन Mn + 2 + 4H2O, तो यहाँ पे +1.51। तो इस तरह से सबको अलग अलग हमने दर्शाया हुआ है। तो ये सारे आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे ज़ीरो किसका दिया है बीच में? हाइड्रोजन का। तो इसकी अपेक्षा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबके पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमारा बहुत कुछ हो गया है इस चैप्टर में, तो इसके हम नोट्स बना लेंगे। चलिए, थैंक यू।